अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग एनईडी के 2013 के मैथ्स के पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। तो भाई मैं 2019 से ऑनवर्ड्स तमाम पेपर्स को ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। इसके अलावा 2003 से ऑनवर्ड पेपर्स को भी मैंने सॉल्व करवाना स्टार्ट किया हुआ है। सो भाई आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग द 2013 पेपर। इट इज अगेन एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पेपर। तो बेटा आज की क्लास के अंदर उसको डिस्कस करना स्टार्ट करना है। देखो भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन हमारे पास आज की क्लास के अंदर आ रहा है, ये क्वेश्चन मुझसे कहता है इफ फंक्शन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एन प्लस का कॉस 2x। अच्छा, काफी सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर जो डॉक्यूमेंट होता है थोड़ा सा ब्लर हो रहा होता है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर टाइप करवा के एमसीक्यूज रख रहा हूं, ताकि भाई आप लोगों को बिल्कुल ब्लर इमेज ना दिख रही हो और आपको साफ सुथरी मजे की इमेज दिखे। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहता है। एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर आपके पास एक फंक्शन आ रहा है ई की पावर एक्स प्लस का कॉस 2x, तो बताइए इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। भाई आपके पास देखो फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है ई की पावर एक्स, आगे आ रहा है प्लस का cos 2x, तो इसका वन टाइम डेरिवेटिव लो पहले तो। भाई वन टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, ये ओरिजिनल फंक्शन है तो इसका वन टाइम डेरिवेटिव होगा नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव होता है नेचुरल एक्सपोनेंट। फिर cos 2x का, cos का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है नेगेटिव का sin 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है 2 के बराबर। फिर आगे बढ़ेंगे बेटा, ई की पावर एक्स एज इट इज नेगेटिव का साइन 2x, और 2 यहाँ पे बन रहा है ना, तो चाहो तो डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लो या पहले इसको एक दफा तरीके से लिख दो, सही है ना। अब सेकंड डेरिवेटिव लोगे, जब सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो देखो क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव अगेन ई की पावर एक्स बन जाएगा, नेगेटिव का साइन एज इट इज साइन 2x का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा देखो, ये 2 जो है कांस्टेंट है, कभी भी कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट पहले आ जाता है। और साइन का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है cos 2x, और फिर अगेन एंगल का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो 2 बन जाएगा। तो ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर 2 टू द 4 बन जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस का 2 का स्क्वायर या फिर 4 इंटू कॉस 2x। तो चेक कर लो कहां पर ये आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये चीज प्रूव हो रही है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा बेटा, हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, और ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बताओ भी इसमें क्या मुश्किल बात है, इसमें क्या ऐसी परेशानी की बात है कि भाई कोई चीज समझ में ना आई हो। देखो वन टाइम डेरिवेटिव ले लिया आपने, बिल्कुल सर ले लिया। अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेने के ऊपर कैसे गए, देखो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आपने क्या लिया, एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा था, एग्जामिनर ने आपसे कहा था ई की पावर एक्स प्लस का cos 2x, वन टाइम डेरिवेटिव लिया, नेचुरल एक्सपोनेंट एडिटिव आया, cos का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है नेगेटिव का sin 2x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लिया 2, फिर एक और बार डेरिवेटिव लोगे तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट पहले आ जाएगा, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव sin का डेरिवेटिव cos होता है। हमेशा एक चीज जहन में रखिएगा, अक्सर बच्चों को परेशानी होती है, वो समझते हैं कि 2x का डेरिवेटिव और 2 का डेरिवेटिव सेम होता है। रिमेंबर दिस थिंग बेटा, ये बहुत डिफरेंट चीजें। दुनिया के अंदर कभी भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ अगर मिलकर आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होता, बल्कि कांस्टेंट हमेशा पहले आ जाता है और आपका डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर, उस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। वाइल किसी भी कांस्टेंट टर्म का सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो अगर तो कांस्टेंट टर्म अकेली आ रही हो ना तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, बट कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की फॉर्म में किसी वेरिएबल के साथ आ रही है तो उसका आंसर जीरो नहीं होता, बल्कि कांस्टेंट पहले आता है और फिर उस फंक्शन के ऊपर आप डेरिवेटिव को अप्लाई कर रहे होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एग्जामिनर कहता है कि भाई लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना लिमिट अप्रोच कर रही है थीटा की जीरो के ऊपर, तो आंसर बताओ साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। तो देखो अगर तो आप डायरेक्टली, मैंने हमेशा आपसे क्या कहा, कभी भी लिमिट्स का क्वेश्चन है डायरेक्टली अप्लाई करवा के चेक कर लिया करो। डायरेक्टली अप्लाई करवा के चेक करोगे भी आंसर क्या बन सकता है। सबसे पहले देखो, अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करवा के चेक करोगे ना, तो आपको ये बात मालूम है कि भैया तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास ये ऊपर फॉर्म हो जाएगा साइन जीरो, और नीचे भी क्या आ जाएगा, थीटा की जगह पे जीरो। तो साइन जीरो क्या किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। और दुनिया में कभी भी डिनोमिनेटर में अगर नीचे जीरो आ जाए तो इसका मतलब बन जाएगा इन्फिनिटी। तो यानी कि अभी तो ये जो लिमिट की वैल्यू है ना इस फंक्शन के ऊपर अनसेटिस्फैक्टरी है, यानी कि अभी सेटिस्फाई करवा नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर के ऊपर अपने इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। देखो फंक्शन को सेटिस्फाई कैसे किया जाता है, लिमिट के अंदर कभी भी अगर आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है तो पहले आप एल हॉपिटल रूल को यूज करते हो। एल हॉपिटल रूल हमसे क्या कहता है, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लो, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लो। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और नीचे थीटा का डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। तो अब जब मैं लिमिट को अप्लाई
करवाऊंगा तो थीटा अप्रोचेस टू जीरो, तो ये बन जाएगा मेरे पास cos जीरो के बराबर, और cos जीरो बराबर होता है 1 के बराबर। तो आंसर क्या आ गया? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 के बराबर। वैसे ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, आपको सॉल्व करने की नीड ही नहीं पड़नी चाहिए। कभी भी थीटा अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर तो साइन थीटा बाय थीटा और टेंजेंट थीटा बाय थीटा हमेशा आंसर आपको 1 के बराबर देंगे। वेल कॉस के अंदर आपको आंसर हमेशा मिलेगा जीरो के बराबर। रिमेंबर दिस थिंग। क्या कहा मैंने? लगे हाथों एक बेसिक एमसीक्यू समझ लो। देखो मुझसे अगर तालीम हासिल कर रहे हो ना, तो मेरा आपको पढ़ाने का तरीकेकार पता होना चाहिए। तो मैं लगे हाथों आपको एक आध जो है ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपने बच्चों को वैसे ही करवा देता हूँ कि देखो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी लिमिट अगर आपकी अप्रोच कर रही है ना जीरो के ऊपर, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, साइन थीटा बाय थीटा और टेंजेंट थीटा बाय थीटा दोनों का आंसर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। वाइल आपके पास जो cos थीटा डिवाइडेड बाय थीटा होता है, इसका आंसर बराबर होगा जीरो के, अगर कभी भी लिमिट अप्रोच कर रही है जीरो के बराबर, तब उस सूरत के अंदर। सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है cos की पावर 5 3x इंटू साइन 3x सॉल्व करके बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कह रहा है कि इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर? cos की पावर 5 इंटू 3x इंटू साइन 3x। हमारे अक्सर बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देख के। बिलीव मी बहुत सिंपल चीज है यार, थोड़ा सा जहन लगाना है कि देखो कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर पावर आ रही हो तो इसका मतलब क्या होता है? आपने वहां पे क्या अप्लाई करना है? वहां पे आपने अप्लाई करना है इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या कहता है? जिस फंक्शन पे भी पावर आ रही है उसका बाय डेरिवेटिव होना चाहिए। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो यहाँ पे cos 3x है, तो cos 3x का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होगा? ये बराबर होगा नेगेटिव का sin 3x और फिर एंगल का डेरिवेटिव 3। तो अभी देखो बाहर जो है ना sin 3x तो मौजूद है, क्या नहीं मौजूद है? नेगेटिव नहीं मौजूद है और 3 नहीं मौजूद है। तो पहले आपको फंक्शन का बाय डेरिवेटिव फॉर्म करवाना पड़ेगा। जब फंक्शन का बाय डेरिवेटिव फॉर्म करवा दिया जाएगा, देन उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई मैं सिंपल तरीके से क्या करता हूं, नेगेटिव 3 से डिवाइड करवा देते हैं और इंटीग्रेशन का इंटीग्रेट किया। ये मेरे पास ऊपर ऑलरेडी क्या मौजूद है? ऊपर ऑलरेडी मौजूद है cos की पावर 5 इंटू 3x। आगे देखो आगे क्या आ रहा है? आगे आ रहा है हमारे पास sin 3x का sin 3x इंटू नेगेटिव का 3 इंटू dx। अब हम लोगों ने सिंपली क्या करना है? सिंपल तरीके से हम फॉर्मूले को अप्लाई करवा देंगे इंटीग्रेशन के पावर फॉर्मूले को। क्यों? क्योंकि देखो पावर में आने वाले फंक्शन का बाय डेरिवेटिव करा चुके हैं, तो ये बन गया नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 3। और सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास cos की पावर 6 इंटू 3x और नीचे डिवीजन में भी क्या आ जाएगा? 6 का 6 एज इट इज। सिंप्लीफाई करवाओगे तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, नेगेटिव का 1/18 इंटू cos की पावर 6 इंटू 3x प्लस का c। कि सर कैसे सॉल्व किया? देखो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला हमसे यही तो बात कहता है कि सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेशन के पावर फॉर्मूले को अप्लाई करा कि पावर में आने वाले फंक्शन का ऊपर सिंपल तरीके से जिस फंक्शन में पावर आ रही थी उसका फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवाया। डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया तो फिर सिंपल तरीके से पावर में किया एक इजाफा ऊपर, उसको एक बार नीचे लिख दिया, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है 1 कॉमा ओमेगा स्क्वायर इफ आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा पावर 99। अब बहुत से बच्चे इसको नॉर्मल मेथड के ऊपर सॉल्व करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई ये क्वेश्चन नॉर्मल मेथड के साथ साथ एक और शॉर्टकट मेथड के ऊपर भी सॉल्व हो सकता है। और वो शॉर्टकट मेथड क्या होता है कि भाई कभी भी आपके पास ओमेगा की पावर अगर लेट सपोज 99 आ जाए, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ओमेगा की पावर 99 को एक शॉर्टकट मेथड के ऊपर आप क्या लिख सकते हो? ओमेगा की पावर 99 आ रहा है, ओमेगा की कोई भी पावर आ रही है, इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट होता है तो जो भी पावर गिवन है उसको ऐड करो। 9 प्लस 9 क्या बन गया बेटा? ये बन जाएगा 9 प्लस 9 टू किसके बराबर होता है? 18 के बराबर होता है। सही है ना? अब आप सिंपल तरीके से क्या करो, जो भी आपके पास सम आया है ना इसको 3 पे डिवाइड करवा दो। क्या बन जाएगा? 3 के टेबल में 18 कहां पे आता है? 6 के ऊपर आता है, यानी कि क्या बन गया? 18 से 18 कैंसिल आउट होगा तो रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या है कि भैया आपके पास ओमेगा की पावर के ऊपर क्या रिमाइंडर आया है? 0 आया है। तो ओमेगा की पावर 0 किसके बराबर होगा? यानी कि 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन आपका विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो गया। नहीं तो चाहो तो जो आपने बचपन में मेथड पढ़ा हुआ है उस मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, मगर अगेन इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट होता है ये, क्योंकि भाई यहाँ पे तो चलो क्वेश्चन आपका आसान लिखा हुआ है, मगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि ओमेगा की पावर के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 आ जाए, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर के अंदर, तो सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, शॉर्टकट क्या है कि भाई सबसे पहले जो भी पावर आ रही है ना उसका सम ले लो। सम लोगे तो क्या बन जाएगा? देखो ये 5 4 और 1 क्या बन गया? 5 5 और 5 10, और 10 के अंदर 3 और 2 5, तो क्या बन गया? 15। तो जो भी आपके पास सम आएगा ना पावर का उसको डिवाइड करवाओ 3 से, तो 3 के टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है। 3 5 क्या बन गया? 15 बन गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। यानी कि रिमाइंडर जो भी यहाँ पे नंबर आए ना उसको सिंपल ओमेगा की पावर पे डाल दो। सही है ना? ओमेगा की पावर पे डाल दिया, ओमेगा की पावर 0 बन गया फॉर एग्जांपल। तो ओमेगा की पावर 0 क्या होता है? इसका आंसर भी 1 के बराबर होगा। लेट सपोज मैं अलग तरह का क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए ओमेगा की पावर में 236। कैसे सॉल्व करोगे? अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि भाई जो भी पावर में नंबर आ रहा है, ओमेगा की पावर 236 आ रहा है, तो जो भी पावर में नंबर आ रहा है सिंपल उसका सम ले लो। तो 6 प्लस 3 क्या बन जाएगा? 9, और 9 और
दो 11, 11 बन गया। तो जो भी आंसर आया उसको 3 पे डिवाइड करवाओ। 3 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता। 10 आता है, नहीं आता। कौन सा छोटा नंबर आता है? 9 आता है। तो 3 3 9 होता है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा आपके पास 2 का। तो जो भी नंबर आया उसका ओमेगा की पावर पे डाल दो। इसका आंसर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो भाई ये शॉर्टकट बिलियन डॉलर्स का शॉर्टकट है। जो बच्चे बैच में पढ़ रहे होते हैं, तो सारे के सारे बच्चे शॉर्टकट को सीख रहे होते हैं। तो भाई अगर आपने भी अभी तक तैयारी तरीके से स्टार्ट नहीं करी है, सिर्फ पास पेपर को कवर कर रहे हो, तो भाई लाजमी तौर पे बैच में एनरोल हो। उसके अंदर तमाम शॉर्टकट भी सिखाए जा रहे होते हैं, तमाम आपको कॉन्सेप्ट भी दिए जाएंगे। और इसी फीस में आपकी एनईटी के राउंड 1 की कंप्लीट तैयारी, राउंड 2 की कंप्लीट तैयारी, इसके अलावा फास्ट की, नस्ट की, आईबी की तैयारी भी शामिल होती है। व्हाट्सएप नंबर गिवन है, बहुत सिंपल सा नंबर है भाई, 0303278505। सिंपल तरीके से व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भैया अगेन ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है, लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ था। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा देन z मॉडुलस। यानी कि देखो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर गिवन है? cos थीटा प्लस के आयोटा sin थीटा के बराबर। एग्जामिनर कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ z क्या होगा? मॉडुलस ऑफ z का मतलब क्या होता है कि जो भी रियल टर्म आ रही है आपने सिंपल उसका स्क्वायर लेना है, फिर आगे जाना है, जो भी इमेजिनरी टर्म है आपने उसका स्क्वायर ले लेना है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा टेक्निकली किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। रूट 1 क्या होता है? 1 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि डॉग्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है कि भैया हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर? 2 इंटू ई की पावर के अंदर cos थी, आगे हमारे पास क्या आ रहा है? sin t इंटू डी टी। अब देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार ये है कि बेटा सिंपल तरीके से आपने क्या करना है? इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है। अब देखो दो चीजें हैं। सबसे पहले तो 2 आपके पास आ रहा है कांस्टेंट, इसको मैं बाहर निकाल के लिख देता हूं ताकि मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म पे आ जाए ना। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 को मैंने बाहर निकाल दिया तो ई की पावर में क्या बन गया? ई की पावर में आ गया cos t, आगे हमारे पास आ गया sin t इंटू डी टी। अब देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मेरे पास पावर में क्या आ रहा है? cos आ रहा है। ई की पावर में जब cos आ रहा है तो इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है? कि जो भी पावर में टर्म आ रही है उसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो cos का बाहर क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव। तो cos का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको याद हो कि ना याद हो, cos का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का साइन। तो अभी बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले लेकर आएंगे। तो क्या करेंगे भाई? नेगेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, साइन तो एग्जिस्ट कर रहा है। नेगेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाओ। तो भाई सिंपल तरीके से देखो, हमने नेगेटिव के 1 से डिवाइड करवाया, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ई की पावर के अंदर cos t का cos t इंटू नेगेटिव का sin t इंटू डी टी का dt। तो अब देखो मैंने पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव फॉर्म करवा दिया। अब फाइनली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो बाहर नेगेटिव का 2 एडिटिस का एडिटिस, भाई नेगेटिव साइन नीचे लिखो या ऊपर लिखो, बात एक ही होती है मैथ्स में। नेगेटिव का 2 बाहर एडिटिस का एडिटिस। देखो इंटीग्रेशन के अंदर ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है? कि अगर तुम्हारे पास नेचुरल एक्सपोनेंट की पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, बना दिया है, तो अब सिंपल तरीके से आंखें बंद करके अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज एक दफा उतार दो, कॉपी डाउन कर दो, आपका आंसर आ गया। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स में आपको सॉल्व करवाया हुआ है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है सेट ऑफ अ डेटा कंटेनिंग 1 2 6 6 6 7 7 7 9 9 9 14 14 14 14 14 15 15 15 और 19 वैल्यूज हैज द मॉड वैल्यू विल बी डैश। तो भाई मॉड का मतलब ही क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज। मॉड कैसे कहते हैं? कैसे मेरा बेटा? मॉड के मायने होते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। देखो सबसे ज्यादा क्या चीज रिपीट हो रही है? सबसे ज्यादा हमारे पास 7 7 4 दफा हो रहा है, 14 5 दफा रिपीट हो रहा है। तो देखो सबसे ज्यादा कौन सी चीज रिपीट हो रही है? 14 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब मॉड वैल्यू भी किसके बराबर होगी? 14 के बराबर होगी। मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज बेसिकली टर्म्ड एज द मॉड। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 8 भी मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। देखो इस पेपर में नॉर्मली रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था सॉल्व करने का तरीकेकार, कि एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। वैसे इसको एक शॉर्टकट में भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर लो? क्योंकि भाई जल्दी से सॉल्व करना अगर चाह रहे हो तो भाई मुझे मालूम है सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी मेरे पास, कि भाई सिंपल सा काम कर लेते हैं ना। देखो ऊपर मेरे पास dx का dx एज इट इज, नीचे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ भैया दोनों टर्म्स के ऊपर पावर ले लूंगे स्क्वायर को, आगे बाहर प्लस का बी स्क्वायर एज इट इज। अब हमें ये बात मालूम है कि अगर मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन के कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूले को अप्लाई करना है तो भाई फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होना जरूरी है। तो भाई ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो बेटा ए एक्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है ए के बराबर, तो यानी कि ऊपर ए लाना पड़ेगा। ए इज अ कांस्टेंट टर्म, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके ए को लेकर आ जाता हूं। तो भैया ए से देखो डिवाइड किया,
दिया, ऊपर ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया। नीचे डिवीजन में क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस कभी स्क्वायर इंटू डी एक्स। इससे फायदा क्या हुआ, देखो मैंने पहले आपको एक मुश्किल मेथड पे पढ़ाया था, इसको कॉमन लेके अब इसको एक आसान मेथड पे पढ़ा रहा हूँ, ताकि दोनों मेथड में से आसान मेथड जो आपको आसान लगे आप उसको सॉल्व कर लो। तो भाई देखो मैंने सिंपल तरीके से दोनों टर्म्स को एक ही साथ ब्रैकेट के बाहर कर दिया पावर को, और फिर नीचे वाली टर्म की जो डेरिवेटिव था परफॉर्म करवा दिया। अब जब फॉर्म हो गया तो अब मैं इंटीग्रेशन का कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। आपको याद है कि नहीं याद वैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है 1/a² प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बराबर होगा किसके, ये बराबर होता है 1/a, 1/a आगे होता है सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस का c। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ पे देखो मेरा x क्या है, ये वाली जो टर्म है ये मेरा x है, और ये वाली जो टर्म है ये मेरा a है। देखो a का मतलब होता है कांस्टेंट, x का मतलब होता है फंक्शन। तो भाई मैं सिंपल तरीके से इसी चीज को अप्लाई करूंगा। तो भाई ये बाहर जो मेरे पास 1/a था ना, ये बाहर वाला, ये 1/a एडिट बाहर मौजूद है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, आपको पता है कि भाई ये वाली जो टर्म है आपका फंक्शन x है, और ये वाली टर्म जो b है ये आपका कांस्टेंट यानी कि a है। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/b, आगे हो जाएगा सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स, x की वैल्यू क्या है, x बराबर है ax के, x का मतलब फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है ax है, और नीचे डिवीजन में आ जाएगा a का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ द क्वेश्चन आपका जो भी पर्टिकुलरली कांस्टेंट यानी कि आपका क्वेश्चन के अंदर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मुझे क्या गिवन है, b गिवन है बेटा, यहाँ पे सिंपल तरीके से b आ गया। सिंप्लीफाई करवाओगे आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होगा आपके पास, आंसर होगा 1/ab इंटू टेंजेंट इनवर्स ax डिवाइडेड बाय b। विद इन सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई मुझे बताओ कौन कहता है यार एनईडी के टेस्ट या नस के टेस्ट या फास्ट के टेस्ट के लिए किसी महंगे कोचिंग सेंटर के पास जाओगे? देखो मैं नाम नहीं लेता, मगर इंतहाई तकलीफ होती है कोचिंग सेंटर वालों को, अगर मैं उनका डॉक्यूमेंट भी यूज कर लूं। मैं पिछले 2 दिन से बेटा लेक्चर नहीं बना सका, मैं ये बात आप लोगों को तो इसलिए शेयर करूं ताकि आपको अंदाजा हो सके। मतलब लोग इतना जलते हैं कि यार आप बच्चों के लिए यूट्यूब पे क्यों काम कर रहे हैं, आप हमारा डॉक्यूमेंट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने भी छाप के कहीं से बनाया हुआ होगा। मगर इतनी तकलीफ होती है लोगों को कि बाकायदा वो इस बात के ऊपर नाराज होना स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई हमारा डॉक्यूमेंट के ऊपर लोगो क्यों आ रहा है। तो मैंने इसीलिए सोचा कोई मसले की बात नहीं भाई, अपनी जेब से पैसे खर्च होंगे, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है भाई, अपनी जेब से लगा देंगे थोड़ा पैसा। मैंने जितने टेस्ट बना के बेटा मॉक टेस्ट दिए हैं ना, वो बेटा 1.5-1.5 लाख रुपए के टेस्ट मैंने अपनी जेब से बना के दिए हैं, ओपनली कहता हूँ, मैं कभी बताता नहीं हूँ। मगर मुझे अफसोस हुआ, खैर मगर कोई मसले की बात नहीं है, जाने देते हैं इस चीजों को। मगर बताने का मकसद ये है कि भाई इस तरह के लोग मौजूद है, इस तरह के इदारे मौजूद हैं, तो इसीलिए मैं इनको कोचिंग माफियाज कहता हूँ। इनको कोचिंग माफियाज में क्यों कहता हूँ बेटा, ये यही लोग हैं, ये वो लोग हैं कि भैया 70,000 रुपए 60,000 रुपए के ऊपर, 24,000 रुपए के ऊपर जो है ना, ये बंदे 24,000 रुपए के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बैच दे रहे हैं, 24,000 रुपए के ऊपर। आप सोचो ज्यादती क्या है इस कौम के लोगों के साथ, ज्यादती है ये। ऑन दी अदर हैंड भाई 60,000 रुपए में जो उनके पास बेकार किस्म की फैकल्टी बैठी होगी ना, उससे अच्छी फैकल्टी, उससे ज्यादा क्वालिफाइड फैकल्टी, मैं अक्सर अपनी क्वालिफिकेशन डाल देता हूँ कि भाई मेरी क्वालिफिकेशन देख लेना, उनके किसी भी बड़े से बड़े कोचिंग के टीचर को जाकर देख लेना, उसने एक जिंदगी में कभी 2 जगहों पे काम किया वो, या उसने जिंदगी के अंदर कभी एक से ज्यादा जमातें पढ़ी हुई, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि भाई इन बेकार कोचिंग सेंटर्स के बाद खुदारा जाने की नीड नहीं है, अपने माँ बाप के पैसे बचाओ, इधर यूट्यूब से कवर करो, इधर मेरे ऑनलाइन बैच में आके कवर करो। ऑनलाइन बैच का फायदा देखो ये होता है कि उसमें फीस बड़ी मुनासिब होती है, उसमें तमाम यूनिवर्सिटीज कवर होती है, इधर आईबीएस सीएस है, नस्ट है, फास्ट है, एनईडी है, यूटी है, कॉमसेट्स है, लम्स है, कोई भी यूनिवर्सिटी है XYZ। सेकंड नंबर के ऊपर इसी फीस के अंदर ना सिर्फ लाइव क्लासेस होती है प्रॉपर, बल्कि रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं। आप मुझे कोई भी इंस्टीट्यूट बता दो जो कि रिकॉर्डेड क्लासेस आपको 7,000 में प्रोवाइड कर सकता हो, नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इन सबको आग इसलिए लगती है। अबे ये मॉक टेस्ट की बेटा, ये जो मॉक टेस्ट की फीसेस लेते हैं ना, मॉक टेस्ट की फीसेस 4-4 हज़ार रुपए लेते हैं। अच्छा भाई अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस का 3kx प्लस का 3kx प्लस का 6 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, is equal to product of root, find the value of k। again a very important question, a interesting question। एग्जामिनर कहता है कि यार देखो मैंने तुम्हें एक इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन आ रही है। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, अगर तुम्हारे पास सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट के, तो बताओ वैल्यू ऑफ के क्या होगी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला होता है दुनिया के अंदर नेगेटिव का b डिवाइडेड बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने का दुनिया में फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है c डिवाइडेड बाय a। वैसे बाय द वे मुझे तो इस वाले फॉन्ट में ज्यादा मजा आ रहा है कि एटलीस्ट जगह मेरे पास अवेलेबल है। उनके जो दूसरे लोगों के जो होते हैं उसमें वो गिचड़ मिचड़ हुई भी होती है, मुझे इसमें ज्यादा मजा आ रहा है करवाने में से, क्योंकि इसमें जगह अवेलेबल है तो बच्चे को समझाने में मजा आ रहा है मुझे तो। खैर आगे बढ़ते हैं, अल्लाह की मसलियत होती है भाई हर चीज में। तो भाई देखो मेरे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर से मैं क्या निकाल सकता हूँ, a निकाल सकता हूँ। तो भाई a की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। b की वैल्यू देखो यहाँ पे किसके बराबर है, 3k के, और c की वैल्यू देखो बेटा बराबर है 6 के, सही है ना बेटा।
किसके बराबर है, 6 के। अब एग्जामिनर कह रहा है के की वैल्यू बताइए। अब देखो एग्जामिनर ने क्या कहा है कि तुम्हारे पास सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपस में बराबर है, तो सम ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का बी डिवाइडेड बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी डिवाइडेड बाय। देखो ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा भाई, किसी भी इक्वेशन में ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है, सिंगल पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है, ए और बी के अलावा जो भी चीज बच जाती है सारी सी होती है। अब इसको सिंप्लीफाई अगर आप करवाओ तो देखो नीचे वाले ए से नीचे वाले ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपके पास सिंपल नेगेटिव का साइन एज इट इज, बी की वैल्यू किसके बराबर है, बी बराबर है 3 के इक्वल टू के बाद सी किसके बराबर है, सी बराबर है 6 के। अब देखो ये नेगेटिव का 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम के डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 3, दैट शुड बिकम नेगेटिव का 2, यानी कि के की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव के 2 के। तो ऑप्शन नंबर बनाना विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है मेरे प्यारे शागिर्द। नंबर 10 यहाँ से मिस हुआ हुआ है, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या गिवन था। क्वेश्चन आपको गिवन था कि भाई डेरिवेटिव लेके बताओ। आगे कह रहे हैं डेरिवेटिव किसके ऊपर लेना है, आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। आगे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई प्लस का ए इंटू साइन इनवर्स, प्लस का ए इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय, हमें इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है। कैसे लेंगे डेरिवेटिव, बाय द वे हमने इस चीज को ऑलरेडी सॉल्व भी किया हुआ था। तो भाई देखो सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, सबसे पहले आप इस टर्म का इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले लो। तो भाई मैंने स्क्वायर रूट की टर्म्स का डेरिवेटिव लेने का शॉर्टकट आपको बताया था कि लेट सपोज अगर मुझे रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, तो मेरे प्यारे शागिर्दों शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया था स्क्वायर रूट के डेरिवेटिव लेने का। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, एक दफा 1/2 लिखोगे, जो भी रूट वाली टर्म आ रही है उसको आपने नीचे वाले 2 के साथ लिख देना है, सही है। फिर ऊपर जाओगे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाओगे और रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर क्या कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x के बराबर। तो भाई सिंपल तरीके से देखो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा नेगेटिव का 2x, नीचे क्या आ जाएगा 2 का 2, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव का x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास इस वाली टर्म के डेरिवेटिव का आंसर आ गया। सिमिलरली जब मैं डेरिवेटिव फर्दर टर्म का लूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको मैं अलग से बता देता हूं कि भाई देखो हमारे पास देन आगे आ रहा है a इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, कुछ बच्चे इतने चालाक होते हैं माशाल्लाह से a से a को कैंसिल आउट कर देंगे। तो भाई ये चालाकपन्नी नहीं है, ये क्या है, भोपड़पन है कि आपको पता नहीं है कि यहाँ पे a क्या है बेटा, साइन इनवर्स का एंगल है, अल्लाह का वास्ता ध्यान में रखिएगा, सही है ना। तो हम लोगों ने क्या करना है, ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर देना। तो a कांस्टेंट है, बाहर एडिटिव रहेगा। साइन इनवर्स का देखो डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट का अंडर रूट, आगे क्या होगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय रूट का रूट, और फिर हमारे पास 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। देखो मेरा यहाँ पे फंक्शन यानी कि एंगल क्या है, एक्स डिवाइडेड बाय ए के बराबर है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। आगे जाके हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स डिवाइडेड बाय ए का डेरिवेटिव क्या होगा कि देखो ए जो नीचे वाला जो ए है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। मैंने जानबूझ के इसको जल्दी सॉल्व करवाया क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में सॉल्व करवा चुका हूं, 2008 या 2009 का पेपर था, चेक कर लीजिएगा। मगर इसमें भी मैंने डिटेल में आपको एक एक बात बताई है बेटा, हम एप्टीट्यूड लेवल पढ़ रहे तो मैंने आपको एक एक बात पढ़ाई है कि फॉर्मूले के अंदर हम कर क्या रहे हैं। ये देखो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर और फिर फंक्शन यानी कि एंगल का डेरिवेटिव। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाओगे तो अब ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर, इधर हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और नीचे डिवीजन में भी ए स्क्वायर आ जाएगा, सही है ना। इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, रूट को बारी बारी में दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, ऊपर वाली टर्म पे भी नीचे वाली टर्म पे भी, ताकि नीचे जब रूट ए स्क्वायर के पास जाएगा वो क्या कर देगा, स्क्वायर को कैंसिल आउट। अब देखो ये एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही है, तो सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाएगी, तो ये बन जाएगा ए डिवाइडेड बाय रूट के अंदर, ए डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यानी कि ए इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए का फाइनल आंसर आपके पास ये आ रहा होगा, सही है ना। सिमिलरली हमारे पास एक आंसर को हमारे पास रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर ये आया था, और ए इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए का आंसर हमारे पास ये आया था। अब आपने करना है क्या, दोनों को एक साथ लिख के ऐड करवाते हुए अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। भी सिंपल तरीके, दोनों को अगर मैं ऐड करवाऊं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव का एक्स, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो दोनों के नीचे चूंकि एलसीएम वाली वैल्यू सिमिलर है, तो नीचे वाली वैल्यू को मैं सिंपल ए की बार लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ऊपर आ गया ए माइनस का एक्स, तो ये मेरा इसका आंसर आ रहा होगा। अब देखो बेटा इसको फर्दर कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर आपके पास क्या मौजूद है, ऊपर आपके पास मौजूद है ए माइनस का एक्स, और देखो नीचे क्या है, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे कि देखो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब है सिंपल ब्रैकेट के अंदर ए प्लस का एक्स इंटू ए माइनस का एक्स, ऐसे ही होता है ना भाई। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो
इससे फायदा क्या हुआ कि बेसिकली हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो आसान तरीन भाषा के अंदर देखो, दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, कभी भी दुनिया के अंदर रूट्स के अंदर अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या आप उनको अलग अलग करके लिख सकते हो, रूट ए इंटू रूट बी की फॉर्म में? अगर रूट के अंदर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उनको अलग अलग भी लिख सकते हो। तो मैं सेम काम यहाँ पे अप्लाई करूंगा कि देखो ऊपर मेरे पास क्या है, ऊपर मेरे पास सिंपल ए माइनस का एक्स है फिलहाल, ऑल्दो मैं डायरेक्टली भी कर सकता बट चलो ए माइनस का एक्स है ऊपर। और देखो नीचे मैंने क्या कर दिया, रूट को ब्रेक करके लिख दिया, रूट के अंदर ए प्लस का एक्स इंटू रूट के अंदर ए माइनस का एक्स। सर इससे फायदा क्या होगा? अरे भाई इससे फायदा ये होगा कि भाई मैं ऊपर भी रूट ला सकता हूँ। कैसे? कि देखो अगर अभी ऊपर रूट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस कंप्लीट टर्म पे स्क्वायर भी ले लेता हूँ और रूट भी लेकर आ जाता हूँ, ताकि मेरे पास ऊपर क्या आ जाए, रूट आ जाए। इससे अल्टीमेटली मेरा फायदा ये होगा कि देखो यहाँ पे क्या बन गया, रूट इंटू ए प्लस एक्स और रूट इंटू ए माइनस का एक्स। क्या बन गया, रूट इंटू ए प्लस का एक्स और इंटू रूट इंटू ए माइनस का एक्स। तो इस वाले रूट ए माइनस एक्स से ये वाला स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर ए माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स। विद इन सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जो यहाँ पे गिवन नहीं है, जो कि किसके बराबर होगा, ए माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स के। और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गिवन नहीं है, किसके बराबर आंसर आया हमारा, हमारा आंसर आया रूट के अंदर ऊपर मौजूद है ए माइनस का एक्स और नीचे मौजूद है ए प्लस का एक्स। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरा एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन आ रही है y इज इक्वल टू mx प्लस का c, आगे कहता है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल अगर गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो बताइए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पहले भी दिया हुआ है कि भाई ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, सर्कल के केस के अंदर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है। अगर दुनिया में कभी भी सर्कल का केस होगा तो हमेशा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू वन प्लस का एम स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सर्कल के लिए नहीं है, पैराबोला पे भी आ सकता है। पैराबोला के ऊपर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, पैराबोला के ऊपर कंडीशन टेंजेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एम। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द इलिप्स, तो इलिप्स के ऊपर और हाइपरबोला के ऊपर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने का फॉर्मूला सिमिलर होता है, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। इलिप्स के ऊपर आपके पास क्या होता है, इलिप्स के ऊपर होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। वायर हाइपरबोला के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है, एनईडी के अंदर, नस के अंदर, फास्ट के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर बड़े मजे की बात कह रहा है, कहते हैं कि भाई अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स आ रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर आपके पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, कहता है कि भाई कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बताइए वैल्यू ऑफ के क्या होगी। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, दुनिया के अंदर एक ऐसे मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करना जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई ये जो मैट्रिक्स आ रहा है ना, 1 3 2 एंड के, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है जीरो के बराबर। तो अगर मैं इसको ओपन करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा के माइनस का 6 इक्वल टू जीरो। तो यानी कि मेरे पास सिंपल तरीके से k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 6 के बराबर आ जाएगी। ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन, लिमिट्स आपको दी हुई है 2 और 1 की, इंटीग्रेशन आपको देखो लिमिट्स क्या गिवन है 2 और 1 की, आगे कहता है 2 इंटू एक्स का x e की पावर के अंदर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है, रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन के अंदर नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि पावर के अंदर जो भी आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंट की फंक्शन आ रहा है उसका बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर तो एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आप आंखें बंद करोगे और एक दफा अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को एलरेडी लिख दोगे। तो भाई देखो e की पावर में क्या फंक्शन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, वी ऑल नो दिस थिंग, 2x के बराबर होता है, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है, पावर में आने वाली टर्म का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है कि सिंपल तरीके से आपने नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज कॉपी डाउन कर देना है, और जहां पे चूंकि लिमिट्स भी आ रही हैं तो जो भी मेरी लिमिट्स होंगी ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगी। अब मैं सिंपल तरीके से अगर यहाँ पे अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का e इंटू 1 का स्क्वायर। तो इट शुड बिकम e की पावर 4 माइनस का e एज इट इज। तो क्या बन जाएगा, e की पावर 4 माइनस का e एज इट इज का एज इट इज। चाहो तो इसको एक और तरीके से भी सॉल्व करके लिख सकते हो। कैसे? कि देखो अक्सर बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देंगे, गलत ऑप्शन है। यहाँ से अगर आप e कॉमन लोगे तो e कॉमन लेने के ऊपर ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर क्यूब माइनस का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यार, है क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे क्या कहता है, एग्जामिनर ने देखो आपको एक सीरीज दी हुई है और ये सीरीज क्या आ रही है 4 7 10 आगे कहता है सीरीज गिवन है सम टू द एंड टर्म की। देखो सिंपल आपके पास सीक्वेंस नहीं आ रहा, खुदारा सीरीज आ रही है, ये चीज ध्यान में रखा करें, बहुत डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। कुछ चीजों के अंदर जैसे सीरीज के अंदर जो दूसरी टर्म होती है, तीसरी टर्म होती है, वो पहली दो टर्म्स का सम होके आ रही होती है। खैर कहने का मकसद ये कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, आपके पास सिंपल सी जो सीरीज आ रही है ना बेटा, आपके पास देखो यहाँ पे जनरल टर्म्स गिवन है। सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आप इसके अंदर देखो कॉमन डिफरेंस सिमिलर है, कॉमन रेशियो सिमिलर है, ताकि आप उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई कर सको। अगर मैं देखता हूं तो
बेटा देखो 4 से लेके 7 के दरमियान डिफरेंस क्या है, 3 अल्फाबेट्स का है, 3 टर्म्स का है। फिर 7 से लेके 10 तक के दरमियान डिफरेंस कितना होगा, 10 में से 7 निकालो तो अगेन 3 ही बचेगा आपके पास। यानी कि 7 से लेके 10 का भी डिफरेंस 3 का है, फिर 10 से 13 का डिफरेंस भी 3 का है। इसका मतलब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सिमिलर है, तो एपी की सीरीज है। तो आप सिंपल तरीके से सम ऑफ द एपी का फॉर्मुला अप्लाई कर दीजिए। क्या फॉर्मुला होता है सम ऑफ द एपी का, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए प्लस का एन माइनस का वन इंटू डी। अब देखो आपके पास n तो गिवन नहीं है, तो हमें सीरीज सिंपल तरीके से फाइंड करनी है। तो n बाई टू का n बाई टू, टू का टू एज इट इज। a की वैल्यू क्या है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 4 के बराबर, प्लस का n माइनस का वन। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 3 का। आगे सिंपल कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा हमारे पास 3 का, एज इट इज का एज इट इज। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, n बाई टू का n बाई टू, फोर टू जार क्या होता है 8 के बराबर, प्लस का साइन और n जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3n माइनस का वन इंटू थ्री, तो 3 का 3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई जब आप इसे करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई टू। 8 में से जब 3 जाएगा तो जाहिर सी बात है प्लस का 5 बनेगा, और प्लस का 3n एज इट इज का एज इट इज। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ रहा है। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में साफ तौर पे दिख रहा है ये आंसर फॉर्म हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा ये सारी चीजें मैं शॉर्टकट्स के ऊपर पढ़ा रहा होता हूँ। अगर आप चाहते हो आपकी कंप्लीट तैयारी हो एप्टीट्यूड की, तो आप भी लाजमी तौर के ऊपर एप्टीट्यूड बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत मामूली सी फीस होती है, और उसके अंदर तमाम टेस्ट वगैरह, तमाम लाइव क्लासेस, तमाम डाउट सेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। जो आपको पढ़ाया जाएगा वो कवर करवाया जाएगा, हर चीज आपके लिए अवेलेबल होगी। रिमेंबर दिस थिंग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे कहता है, इन द एक्सप्रेशन ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाय x होल पावर 10 द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज द RTH टर्म, देन फाइंड द r। अब देखो r की वैल्यू को फाइंड करना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। याद रखिएगा मेरे प्यारे शागिर्दों, r निकालने के लिए मैंने एक शॉर्टकट आप लोगों को सिखाया हुआ है। r निकालने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, अगर कभी भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमेशा शॉर्टकट को यूटिलाइज कर सकते हो। ये शॉर्टकट होता है r इज इक्वल टू n इंटू p माइनस का m डिवाइडेड बाय p प्लस का q। देखो यहाँ पे n का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी जनरल टर्म आ रही है, बाइनोमियल टर्म आ रही है, उसकी पावर, यानी कि ये मेरे पास 10 जो है ना मेरा n है। अच्छा p का मतलब क्या होता है और q का मतलब क्या होता है। देखो जो भी फर्स्ट टर्म होती है ना उसके अंदर जो वेरिएबल आ रहा होता है उसकी जो पावर होती है वो p होता है, और q क्या होता है, जो भी आपकी सेकंड टर्म होती है उसके अंदर जो वेरिएबल आ रहा होता है उसकी पावर। तो यहाँ पे मेरे पास देखो टर्म क्या गिवन है, यहाँ पे बाइनोमियल टर्म आ रही है x माइनस का वन डिवाइडेड बाय x होल पावर में 10। तो भाई मेरे पास यहाँ पे p किसके बराबर है, 1 के बराबर है, q भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, n बराबर है 10 के। सही है ना, सिंपलीफाई करवा दीजिए। अच्छा m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है कि भाई कहां तक की आपने जो आपको रिक्वायर्ड पावर ऑफ x दी हुई है ना वो m होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात करी हुई है, तो इसका मतलब x की पावर जीरो है। यानी कि मेरे पास m की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के, क्योंकि देखो m क्या होता है, रिक्वायर्ड पावर ऑफ x के बराबर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होती है बेटा, नस्ट के, फास्ट के, आईबीए के, एनईटी के पेजेस के अंदर हम बहुत डिटेल में समझाते हैं इसको। तो इसके ऊपर हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी रिक्वायर्ड पावर एक्स का क्वेश्चन आ जाए। तो भाई क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा n की वैल्यू 10 आ गई, एम पी की वैल्यू क्या है, p बराबर है 1 के, माइनस का m बराबर है 0 के, डिवाइडेड बाय p प्लस q, तो 1 प्लस 1 2। बट इट इज 2 के टेबल में 10 कहां पर आता है, 5 के ऊपर होता है। यानी कि देखो आपके पास RTH टर्म की वैल्यू के अंदर आपके पास r की वैल्यू किसके बराबर आ गई, विद इन सेकंड्स के अंदर आपके पास r की वैल्यू आ गई, विद इन सेकंड्स के ऊपर। अगर किसी बेकार कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हो तो वहां पे वो आपको बताएंगे भाई नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो, किस तरीके से वो इंटर वाला मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने आपको विद इन सेकंड के ऊपर एक शॉर्टकट बता दी है, शॉर्टकट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है, if a die is rolled once find the probability of obtaining, find the probability of obtaining an odd number। अब देखो दुनिया में कभी भी कोई डाइस का केस होता है तो डाइस के केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि छक्का जो आपको होता है ना। तो भाई ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जांपल 1 इज अ ऑड नंबर, 3 इज अ ऑड नंबर, 5 इज अ ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेलेक्टेड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। तो भाई डाइस के केस के अंदर टोटल इवेंट्स कितने हैं, 6 हैं, और ऑड नंबर्स कितने हैं इन 6 में से, देखो 1 2 3 4 5 6 में से कितने ऑड नंबर्स के इवेंट्स हैं, 3 है। तो 3 डिवाइडेड बाय 6 मेरा आंसर होगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर अल्फा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड आर्टिकल। अब देखो कभी एक आपके पास बेसिक क्वेश्चन आ रहा है वर्ड परमुटेशन का। कभी भी आपके पास कोई भी वर्ड गिवन हो, आपको उसके अंदर नंबर ऑफ परमुटेशन निकालनी है, तो क्या हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। हम इसके ऊपर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स देखो, कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं बेटा, 1 आ रहा है, देखो ये सेकंड आ रहा है, ये थर्ड आ रहा है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सेवंथ है। यानी कि आपके पास कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं, 7 अल्फाबेट्स आ रहे हैं। तो भाई सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का फैक्टोरियल ले लिया जाता है, और नीचे डिवीजन में जाके अब देखो क्या कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, अगर तो जितने अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होते हैं उनका फैक्टोरियल नीचे आता है। भाई एक रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, आर हो रहा है, नहीं हो रहा, टी हो रहा है, नहीं हो रहा, आई हो रहा है, नहीं हो रहा, सी हो रहा है, नहीं हो रहा, एल हो रहा है, नहीं हो रहा, ई हो
हो रहा है, नहीं हो रहा, तो नीचे सिंपल कोई भी अल्फाबेट चूंकि रिपीट नहीं हो रहा तो 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल बराबर होते हैं हमारे पास 5040 के, 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के। बेटा मेरी मैथ्स पे जाने की नीड नहीं है भाई, मैं हमेशा मैथ्स अपने शागिर्दों को कैलकुलेटर बगैर करवाता हूँ ताकि फास्ट नस्ट एनईटी हर एक की तैयारी उसकी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। तो भाई सिंपल तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी स्टैंड फॉर बनाना। बी किस पे स्टैंड करता है भाई, बी स्टैंड करता है बनाना के ऊपर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है इफ अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ डैश। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर एग्जामिनर कहता है सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ डैश। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, सर्कल का एक ही फॉर्मेलिटी होती है, सर्कल की एक ही सिमिलैरिटी होती है खाली दुनिया में एक और कॉनिक के साथ, और वो होता है एलिप्स। कैसे कि मेरे प्यारे शागिर्दों, आपके पास ये जो शेप होती है सर्कल की होती है, और मैं अगर इसी शेप को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं ये एलिप्स बन जाता है। तो भाई सर्कल जो है ना हमारे पास और एलिप्स हमारे पास, ये एक दोनों एक दूसरे के स्पेशल केसेस होते हैं। कैसे कि भाई सर्कल की खास बात क्या होती है, सेंटर से लेके कोने तक का तमाम डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। आसान भाषा में अगर कन्वे करूं तो भाई सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस सर्कल के केस के अंदर हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। वाइल एलिप्स की खास बात ये होती है कि एलिप्स के अंदर आपके पास एक साइड के ऊपर डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू दूसरी साइड। यानी कि लेट सपोज, अगर मैं आपको फॉर्म करके हाथ से फॉर्म करके दिखा देता हूं, कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास क्या है, सर्कल के केस के अंदर ये एलिप्स है, तो एलिप्स के अंदर देखो ये इसका क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस होगा, यहाँ पे इसका सेमी माइनर एक्सिस होगा। एलिप्स के केस के अंदर क्या होता है, सेमी मेजर हमेशा बड़ा होता है सेमी माइनर से। आसान तरीन भाषा में अगर बात करूं ना, कि भाई सर्कल और एलिप्स एक दूसरे के भाई भाई होते हैं। खाली डिफरेंस क्या होता है दोनों के अंदर, कि बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, सर्कल के अंदर चूंकि तमाम जगहों से डिस्टेंस हमेशा सिमिलर रहता है तो वो आपकी शेप कहलाती है सर्कल की। वाइल इलिप्स और सर्कल बराबर ही होते हैं, मगर खाली डिफरेंस क्या होता है कि इलिप्स थोड़ा सा आप उसको खींच के लंबा कर रहे होते हो। आसान भाषा में एक एक्सेस की वैल्यू बड़ी होती है, एक की छोटी होती है। तो बेसिकली सर्कल और इलिप्स एक दूसरे का स्पेशल केस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, अगेन बेटा जो बच्चे मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं 2003 से तमाम पास्ट पेपर्स को सॉल्व करते हुए मूव कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को वो याद कर चुके होंगे। इस क्वेश्चन को याद करने की नीड भी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनर कहता है इफ ए बी इज सबटेंडेड, इफ ए बी इज एन आर्क, इफ ए बी इज एन आर्क लिखा हुआ है, सबटेंडेड बाय एन एंगल थीटा एट द सेंटर ओ, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ऑन बी वेयर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि भाई आपके पास सिंपल तरीके से आपके पास एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल का एग्जामिनर फॉर्मूला पूछ रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास सर्कल का सेंटर बराबर है किसके, ओ के। आगे कहता है कि यार तुम्हारे पास सर्कल के ऊपर लेट सपोज दो कहीं पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। तो जाहिर सी बात है सेंटर से लेके ए तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके बी तक का डिस्टेंस, तो ये आपके पास इस पर्टिकुलर जो सेक्टर है ना इसका एरिया पूछ रहा है। तो इसका एरिया सेक्टर निकालने का, सेक्टर ऑफ द एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, बराबर होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा के बराबर। बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा अब देखो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन। देखो एग्जामिनर कह रहे हैं टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि बेटा आपके पास कभी भी दुनिया के अंदर पूछ लिया जाए साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2, तो भाई जो बच्चे मुझसे बैच में पढ़ रहे होते हैं, मुझसे यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं, मैंने उनको एक शॉर्टकट बताया हुआ था जो मेरे शागिर्द होते हैं, कि भाई ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। वाइल कभी भी अगर आपसे कोई भी दुनिया के अंदर एग्जामिनर पूछ ले कि कॉस एंगल डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई ये बराबर होता है सेम फॉर्मूला मगर प्लस के अंदर, यानी कि cos x डिवाइडेड बाय 2 आगे होता है 1 प्लस का cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली कभी भी अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 2 या फिर टेंजेंट एंगल डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा, तो रिमेंबर दिस थिंग के बराबर होगा हमेशा आपके पास sin थीटा और नीचे डिवीजन में क्या होगा 1 प्लस का cos थीटा। या फिर इसका वाइस वर्सा फॉर्म क्या होती है कि ऊपर आपके पास या तो मौजूद हो 1 माइनस का cos थीटा और नीचे डिवीजन में आपके पास हो sin थीटा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। भाई याद रखिएगा इन तीन फॉर्मुलास को, साइन थीटा बाय 2 किसके बराबर होता है, बराबर होता है रूट के अंदर 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 2 के। cos थीटा बाय 2 किसके बराबर होता है, बराबर होता है 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 2 रूट के अंदर। टेंजेंट थीटा बाय 2 बराबर होता है हमारे पास 1 माइनस का cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा या फिर sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट गिवन है, खाली आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर आपको गिवन है तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है या नहीं है। यानी कि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई जरा फाइंड करके बताओ कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये किस तरह का फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, या नन ऑफ दीज है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या
क्या होती है? रिमेंबर दिस थिंग, इम्प्लिसिट फंक्शन को ऐसा फंक्शन कहा जाता है कि अगर दो दुनिया के अंदर वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर आ रहे हैं तो ऐसे फंक्शन को मैथ्स की जबान में कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। वाइल दुनिया के अंदर कभी भी एक इक्वेशन के अंदर जस्ट टू फंक्शन, दो वेरिएबल्स आ रहे हो, तो ऐसे फंक्शन को मैथ्स के अंदर कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? भाई ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। रिमेंबर दिस थिंग, कैसा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। माशाल्लाह से मेरे टाइपिस्ट से ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी मिस हो गया, बट मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, स्ट्रेट लाइन ये वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बेसिकली, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है, जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, जो लीनियर इक्वेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन की होती है। आसान तरीन भाषा के अंदर लेट सपोज अगर कहीं पे y इज इक्वल टू एक्स भी लिखा हुआ हो, तो ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो सकती है। एक्सप्लिसिट फंक्शन भी है, मगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी इक्वेशन जो कि कैसी हो, लीनियर इक्वेशन हो। दुनिया के अंदर जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो कैसी होती है? वो लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को। तो भाई यहाँ पे आपको क्या गिवन था? यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। तो रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी अगर आपके पास एक ही इक्वेशन के अंदर अगर x और y के अलग अलग वेरिएबल्स आ जाएं तो इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। इंप्लिसिट फंक्शन तब होगा कि अगर एक ही इक्वेशन के अंदर x और y कंबाइंड फॉर्म में आ रहा हो, मल्टीपल की फॉर्म में आ रहा हो, तो वो आपके पास कहलाता है इंप्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया तुम्हारे पास a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? अब देखो ये मेरे पास क्या आ रहा है, सिंपल नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला आ रहा है। हमें पता है कि भाई a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a की पावर x को एडिटिव एक बार लिखेंगे, फिर सिंपल तरीके से आप ln लोगे, और ln किस पे अप्लाई करोगे? नीचे वाली कांस्टेंट टर्म के ऊपर, और फिर सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे पावर में आने वाले फंक्शन के ऊपर, तो x का डेरिवेटिव x ही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि a की पावर x इंटू ln a करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव x इज बेटर, तो खत्म हो जाएगा ना। अच्छा बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारे पास आ रहा है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम बोथ द फोकसेस, या कह लो या फोकसाई ऑफ द एलिप्स इज इक्वल टू डैश। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मेजर एक्सिस के बराबर होता है। सर क्या मतलब? भाई देखो, हमारे पास कभी भी अगर एलिप्स की शेप आ रही है, लेट्स सपोज एलिप्स आ रहा है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। तो भाई एलिप्स की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? एलिप्स की बेसिक डेफिनेशन ये होती है ना, कि अगर आप एलिप्स के ऊपर कहीं पे भी कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, तो भाई उस पॉइंट से लेके फोकस तक के पॉइंट के डिस्टेंसेस तक का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर करता हूँ, तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इन दोनों का जो भी सम होगा, ये बेसिकली बराबर होता है किसके? लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस के, यानी कि 2a के बराबर होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ये एलिप्स की बेसिक डेफिनेशन होती है। तो भाई आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेजर एक्सिस होगा। यानी कि एग्जामिनर देखो पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर कह रहा है द सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम बोथ द फोकस फोसाई ऑफ एन एलिप्स इज इक्वल टू डैश। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मेजर एक्सिस के बराबर होता है। एक बेसिक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, अगेन क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर एग्जामिनर कहता है कि भैया आपके पास क्या है? 1 प्लस का cos 4x डिवाइडेड बाय 2 cos 2x किसके बराबर होगा? अगेन बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक का एमसीक्यूज आ रहा है। मुझसे एग्जामिनर कह रहा है 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 cos 2x, कोई मसले की बात नहीं है। देखो ऊपर मुझे क्या गिवन है? ऊपर हमें गिवन है 1 प्लस का cos 4x, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या आ रहा है? 2 cos 2x। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कैसे करवाएंगे? हमारे पास इंटीग्रेशन में भी एक फॉर्मूला बड़ा यूज होता है, इसको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला। और ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला होता है कि भाई ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी साइन के ऊपर अगर स्क्वायर आ रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है? किसके बराबर होगा? ये बराबर होता है हमारे पास 1 माइनस के cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। सिमिलरली cos के ऊपर अगर दुनिया के अंदर कभी भी स्क्वायर आ जाए तो ये बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। नॉर्मल सी बात है भैया, नॉर्मल सी क्या बात है, हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करूं कि देखो यहाँ पे ऊपर 1 प्लस cos 4x गिवन है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस का cos 2, और आगे 4x जो आ रहा है ये 2x बन गया। और देखो नीचे डिवीजन में आपको 2 गिवन है, और आगे क्या है? cos 2x का cos 2x एज इट इज का एज इट इज। तो अगर मैं इसको सिंपल तरीके से लिखूं, तो भाई देखो यहाँ पे मेरे पास ये वाली जो टर्म आ रही है ना, 1 प्लस cos 2x और नीचे डिवीजन में 2, ये बेसिकली इस फॉर्मूले को क्लोज कर रहा है। क्योंकि देखो हमारे पास ये फॉर्मूला ऐसे ओपन होता है ना कि 1 प्लस का cos 2 ये होता है एंगल का फॉर्मूले का, और आगे थीटा आपका एंगल होता है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को क्लोज करके लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि ऊपर मेरे पास क्या बन जाएगा? ऊपर हमारे पास बन जाएगा cos स्क्वायर 2x, और देखो नीचे क्या मौजूद है? नीचे मौजूद है cos 2x। तो इस cos 2x से एक स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? cos 2x के बराबर। कोई बच्चा बोले सर ये कैसे सॉल्व किया? तो देखो बेसिक चीज है, आपके पास कहीं पे भी अगर लिखा हुआ आ जाए, लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ आ जाए sin 6x स्क्वायर आ जाए ऊपर, तो भाई इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है कि आप पाइथागोरस आइडेंटिटीज के फॉर्मूलेस को अप्लाई करते हो। तो देखो 1 माइनस का
cos 2 ये फॉर्मूले की टर्म है। जो भी एंगल होता है ना, जो भी एंगल होता है वो ब्रैकेट में डाल दोगे, सही है, जो भी एंगल होता है ब्रैकेट में डाल दोगे, नीचे डिवीजन में 2 कर दो, ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस का cos 12 डिवाइडेड बाय 12x डिवाइडेड बाय 2। अब जब इसको भी ब्रेक करवा के वापस ओपन करोगे ना, या वापस इसको क्लोज करवाओगे, तो आपके इसी फॉर्म में क्लोज्ड होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है भाई, हमने इंटीग्रेशन में बहुत दफा इस फॉर्मूले को यूटिलाइज भी करते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, आगे एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई आपके पास एक सिंपल सा मैट्रिक्स आ रहा है, एग्जामिनर कहता है मॉडुलस ऑफ ए बताइए, बच्चों वाला मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो आपके पास ये ऑप्शन भी जीरो है, ये ऑप्शन भी जीरो है, यानी कि सिंपल तरीके से इसका डिटरमिनेंट ले लिया जाएगा। डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं कि देखो आपकी जो भी पहली रॉ की पहला एलिमेंट होता है उसको लिखोगे, ये जिस रॉ में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, सब इग्नोर, बाकी के चार नंबर, तो बाकी के चार नंबर होंगे 3 1 2 1। अगली वैल्यू लिखने की नीड ही नहीं है, क्योंकि वैसी वो जीरो के अंदर है, उससे अगली टर्म भी वैसी जीरो के अंदर है, उसको करने की नीड ही नहीं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा भाई, 3 1 3, नेगेटिव का 2 1 2, तीन में से दो जाएंगे, एक बचेगा, और 3 1 3 के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से मेरे प्यारे बेटे हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया, हमारी पूरी की पूरी मैथ्स के पेपर की ये सॉल्व होके आ गया। देखो मैंने तमाम के तमाम क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में सॉल्व करवाए, मैं इसके लेक्चर की पीडीएफ फाइल भी साथ ही अपलोड कर दूंगा, आप उनको देख भी सकते हो, आप उनको सॉल्व भी कर सकते हो। काफी सारे बच्चों का मुझसे शिकवा होता था कि सर वो समझ में नहीं आ रहे, ब्लर हैं, और फिर बहुत से इंस्टीट्यूट्स भी माशाल्लाह से उनको भी मसले मसाइल हो रहे थे कि उनके डॉक्यूमेंट यूज करने के, तो मैंने इसीलिए खुद से टाइप करवा के खुद से करके आप लोगों के लिए पूरी पीडीएफ फाइल बना दी। याद रखिएगा बेटा, इसमें थोड़ी सी मेरी मेहनत जरूर लगी, थोड़ा सा टाइम भी लगा, बट आई होप कि आपको ये तमाम चीजें क्लियर होंगी। देखो मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने को तैयार बैठा हूँ अपने शागिर्द के लिए, मैं अपनी तरफ से 1000 टाइम्स देने को तैयार बैठा हूँ अपने शागिर्द के लिए, बट मुझे इन रिस्पॉन्स अपने शागिर्द से भी 1000 टाइम की एफर्ट चाहिए। भाई अगर मैं अपनी जिंदगी में से टाइम निकाल के आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, तो मुझे आपसे भी 1000 टाइम्स की एफर्ट्स चाहिए कि आप भी अपने घरों पे बैठ के एफर्ट्स करें, खुदारा मेहनत करें। फजूल किस्म की पबजी, कोई आपके स्नैपचैट, कोई आपके इंस्टाग्राम, भी किसी काम नहीं आने। असल चीज क्या है, मेहनत करना, और आप मेहनत करोगे आप इजीली कामयाबी हासिल कर सकते हो। आपको किसी बेकार महंगे कोचिंग सेंटर जाके पढ़ने की नीड नहीं है, अपने माँ बाप के 60,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए किसी एप्लीकेशन को देने की नीड नहीं है। आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो, मैंने सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट कल अपने यूट्यूब पे भी डाल दिए थे, आप उसको भी कवर अप कर सकते हो। इसी तरीके से आने वाले दिनों के अंदर भी मजीद में इस तरह के काम करता रहता हूँ कि भाई ताकि मेरे शागिर्द आराम से बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई लेक्चर की जो लिंक है ना, इस लिंक को जितना फैला सकते हो फैलाओ, ताकि लोगों को जो तकलीफ होती है वो तकलीफ होनी चाहिए। मैं जैसे बता रहा हूँ कि बेटा बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है कि भाई सर हाशिम आप फ्री में क्यों करवा रहे हैं, सर हमें तो ऑनलाइन पढ़ने में मजा आता है। तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, अगर आपको वाकई में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, अगर आप वाकई में ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो भाई 70,000 रुपए देने की फिर भी नीड नहीं है। तो वी आर दी लार्जेस्ट ऑनलाइन ई कैट एमडी कैट प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। तो भाई मैं बच्चों की ऑनलाइन लाइव भी तैयारी करवाता हूँ, पूरे प्रॉपर बैचेस होते हैं, तकरीबन हर तीसरे हफ्ते चौथे हफ्ते के बाद मेरे मल्टीपल बैचेस स्टार्ट हो रहे होते हैं, आप चाहो तो उसमें भी एनरोल करवा सकते हो, नॉट अ बिग डील, कोई मसले की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इस चीज के अंदर। तो भाई ऑल्दो मैंने बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई हैं, जैसे मैथ्स के अंदर तो मैंने हर चीज फ्री ऑफ डाली हुई है, जैसे बायो हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इंग्लिश हो गई, कंप्यूटर हो गई, इनके लेक्चर्स के लिए ऑब्वियसली बच्चा मेरे पास बहुत सारा आता है, और वो कहता है कि सर वो किसी इंस्टीट्यूट को अफोर्ड करने से बेहतर है कि आपके ऊपर ट्रस्ट करना, एंड सो ऑन। कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये कि भाई मैंने अपनी तरफ से जितना मैं दे सकता हूँ बेटा मैं देने को तैयार बैठा हूँ अब तमाम लोगों को, और इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से कोशिश होगी आपको मजीद दिया जाए। कहने का मकसद ये है कि भाई आप इसको लाजमी तौर के ऊपर आपका जो भी कोचिंग का कॉलेज का ग्रुप हो उसमें लाजमी तौर पर शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के सर्कल में शेयर करो, उनको बताओ कि भाई सर हाशिम आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं कि आपको कहीं और जाने की नीड ना पड़े। आप सिंपल तरीके से सर हाशिम से कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है, आप सिंपल तरीके से उनकी पूरी तैयारी कर सकते हो। सर हाशिम ने 2003 से लेकर तमाम पेपर्स को सॉल्व करवाया हुआ है, और मजीद तमाम पेपर्स को वो इंशाल्लाह ताला सॉल्व करवा रहे होंगे, तमाम के तमाम पेपर्स को ही विल बी अपलोडिंग फॉर यू गाइस, तो आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है। तो ये चीज मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है आप तमाम लोगों के लिए। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत होंगे, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच, हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।